नमस्कार साथियों। देखिए, जब सरकार को किसानों की जमीन हाथ नहीं लगी तो ये आदिवासी जनजाति लोगों के जंगलों की जमीन को हड़पने लगे। अभी भी प्रेजेंट में आप देखिए कि हंस देव के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। लाखों पशु पक्षी मर रहे हैं, जीव जंतु दम तोड़ रहे हैं, हाथी भी वहां से भाग भाग के जा रहे हैं और उनको भगाने की कोशिश की जा रही है जो जंगलों को काट रहे हैं। लेकिन ये सरकार मान नहीं रही है। उन जंगलों को काटकर जो देश की प्राण वायु है, ऑक्सीजन देती है, जीव जंतुओं के घरों को उजाड़ कर ये वहां बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं। मकसद एक, जमीन हथियाना, जमीन पे कब्जा करना। दोस्तों, सरदार पटेल की मूर्ति ऐसे ही नहीं बनाई गई। 10-10 किलोमीटर दूर तक के गांवों को उजाड़ दिया गया कि बड़े बड़े पार्क बनाएंगे। मकसद जमीन को हथियाना। इसीलिए ये किसान की जमीनों पे वो काला कानून लेकर आए थे। और आज हर राज्य में, हर जिले में बीजेपी के 5 स्टार बीजेपी के दफ्तर, ऑफिस बने हुए हैं। मकसद जमीन हथियाना। दोस्तों, इसे विकास नहीं, विनाश कहते हैं। यदि इसी तरह से ये जमीन पर कब्जा करते रहे तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा। और अब इनकी नजर आई मुस्लिमों की जमीन पर। इनका जमीन हड़पने का एक ही सिस्टम है, एक ही तरीके से चलते हैं। जैसे जब किसानों की जमीन लेनी थी तो किसानों के चरित्र का हनन किया गया, बदनाम किया गया। ये किसान है ही नहीं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये पैसे लेकर बैठे हैं, ये विपक्ष ने बिठाए हैं। एक मकसद था बदनाम करना। और ठीक उसी प्रकार अब इनकी नजर है मुस्लिमों की जमीन पर। 10 साल से अफवाह फैलाई जा रहा है, एक दिन का काम नहीं है। क्या अफवाह फैलाई जा रही है? रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है। सच में ये नहीं बता रहे हैं कि आज देश की सबसे ज्यादा जमीन मंदिरों के पास है। 20 लाख एकड़ जमीन मंदिरों के पास है। फिर 18 लाख करोड़ जमीन सेना के पास है। उससे नीचे 12 लाख करोड़ जमीन रेलवे के पास है। और फिर उससे नीचे 9 लाख करोड़ जमीन मुस्लिमों के पास है। इस 9.4 लाख एकड़ में उनके कब्रिस्तान हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनके खानागाह है, सब मिला करके 9.4 लाख करोड़ है। और बताया क्या जा रहा है? बताने का तरीका देखो। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा बड़ी जमीन मुस्लिमों के पास है। मकसद जमीन को हड़पना और अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना। दोस्तों, अफवाह क्या फैलाई जा रही है मुस्लिम के बारे में? नंबर 1, वक्फ बोर्ड कहीं भी, कभी भी, किसी भी जमीन पे अपना कब्जा कर सकता है। 10 साल से आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा और फेसबुक पे भी देखा होगा, यही ट्रेंड हो रहा है। वो कभी भी किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बना देता है। असलियत यह है कि हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति अर्जित करने, उनकी रक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए बनाई गई है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड अपनी जमीन के लिए। दूसरी अफवाह क्या उड़ाई जा रही है? वक्फ बोर्ड को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसको अदालत में भी नहीं पेश किया जा सकता। जबकि असलियत यह है, अभी भी हजारों वक्फ बोर्ड के मुकदमे अदालत में चल रहे हैं। खुद वक्फ बोर्ड अपने मुकदमों को लेके अदालत में जाती है और दिखाया यह जा रहा है वो जो बोल देता है वो फाइनल है, आप वहां नहीं जा सकते। दोस्तों, विधेयक में कानूनी चुनौती को अनुमति दी गई है, जबकि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट 40 है उसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति को एक तरफा घोषित करने की अनुमति को हटा दिया गया था 1995 में। 1995 में ही वे हटा दिया था।
ये कहता है वक्फ बोर्ड का एक्ट 40, लेकिन अफवाह अब तक उड़ाई जा रही है। एक है वक्फ बोर्ड एक्ट 83, वो क्या कहता है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से संबंधित विवाद जैसे कि किराएदार की बेदखली और पट्टा धारकों की समस्याओं से संबंधित एक अधिकार होता है, न्यायिक अधिकारों की एक गठन बनाई जाती है, उसके अनुसार वो काम होता है। ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड ने जो बोल दिया वो फाइनल है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैलाई गई तीसरी सबसे बड़ी अफवाह, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट है ना, वो खाप सरकार की तरह फैसला करता है, जो बोल दिया वो फाइनल है, कि ट्रिब्यूनल कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। दोस्तों, केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। सच्चाई देखिए क्या है और अफवाह क्या फैलाई जा रही। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका 1954 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार 1964 में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और कार्य के संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, अभी भी रहते हैं। और अभी ये क्या संशोधन करना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होना चाहिए। क्या यह सही है, किसी दूसरे धर्म में दूसरे का आना? नंबर 2, वक्फ बोर्ड का सदस्य में महिला भी होनी चाहिए। यानी दूसरे धर्म की ये बना रहे हैं कि उनमें क्या क्या होना चाहिए। फिर 5 साल इस्लाम का पालन करने वाला बंदा चाहिए, यानी ये सिखाएंगे इस्लाम वालों के कि इस्लाम धर्म का पालन कैसे किया जाता है, वो बोर्ड में आएंगे। संपत्ति का पंजीकरण मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट, स्टेट की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या उन सबसे बड़ा है जो मजिस्ट्रेट करेगा? ये तो पार्शियली करेगा ना मजिस्ट्रेट, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, उसके ऊपर किसी का भी दबाव आ सकता है। और बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब ये सरकारी परिषद मंत्रालय है तो इसमें पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर सरकार का मतलब ही क्या हुआ? दोस्तों, वक्फ बोर्ड कैसे बनाया जाता है, अब हम आपको ये बताते हैं कि एक बोर्ड बना कैसे, इसका इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड 1913 में ब्रिटिश सरकार के समय में इसका गठन किया गया था। यानी मुस्लिम ने बनाया, 1913 में बनाया गया था। फिर 1954 में जब अपनी सरकार बनी तो वक्फ एक्ट बनाया गया था, जिसे इसके कानूनी अधिकार दिए गए थे। इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड है जो अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, देखभाल करता है। इसके लिए हर राज्य में वक्फ बोर्ड है। एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद है जो इन सब पर ध्यान रखती है। यहाँ लोग गरीबों की मदद के लिए, शिक्षा के लिए और धार्मिक काम के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते हैं, वो इनके पास इनकी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड का कोई मालिक नहीं होता। वक्फ बोर्ड की जमीन को नहीं बेचा जा सकता है, न उसको उपहार में दिया जा सकता है और न उसको किसी वसीयत यानी किसी के नाम किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अल्लाह यानी जैसे हम कहते हैं भगवान की होती है, जैसे मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, हर जगह यही सिस्टम है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो भगवान की है। दोस्तों, इससे हटकर यदि सरकार ये सोचती कि चीन ने जो हमारी जमीन दबाई हुई है, वो जमीन को यदि वापस लेने की बात करते, वो जमीन को वापस लेते तो देश का गौरव बढ़ता, मान सम्मान बढ़ता। चीन 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन दबाया हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर 90,000 वर्ग किलोमीटर अंदर आकर के गांव बसा रहा है। और हमारे मंत्री क्या कह रहे हैं, भाई चीन से हम लड़ नहीं सकते, वो बड़ी शक्ति है। अरे चीन से नहीं लड़ सकते तो देश के अंदर के लोगों से क्यों लड़ रहे हो? दोस्तों, यदि इसी तरह से जमीन हड़पने का काम चलता रहा तो यकीन मानिए ये बहुत मीठा जहर है।
इस बार तो हम सैकड़ों साल ही गुलाम हुए थे, हजारों साल के लिए गुलाम हो जाएंगे। और किसके द्वारा? अपने लोगों के द्वारा। और आपने सुना भी होगा, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में चलने वाला अपना भाई। इसलिए सोचिए, समझिए और इनकी राजनीति को समझिए। एक वो अमेरिका है, डेली भारत देश को नीचा दिखाने के लिए स्टेटमेंट देता रहता है। हमारे वहां सामान पे टेरिफिक टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिससे हमारा सामान हुआ बिकना बंद हो गया है। आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमराएगी। वो पूरे संसार में उसने किया है। और एक हमारे पीएम साहब थे जो बड़ी दोस्ती निभा रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, अब क्या हुआ? एक आदमी की दोस्ती की सजा पूरा देश भुगत रहा है। अमेरिका की शराब पे टेरिफिक टैक्स खत्म कर दिया मोदी ने कि यहां फ्री बिकेगी। एक केजरीवाल ने तो केवल अपनी सरकार चलाने के लिए एक नई नीति बनाई थी जिसके रेवेन्यू बढ़ा, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या मोदी को जेल में डाला जाएगा जो देश के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं? विदेशी शराब पे टैक्स कम कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, इतनी ज्यादा अंधभक्ति भी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा मीठा खाओगे ना, शुगर हो जाएगी, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इतने ज्यादा आंख नाक कान बंद मत करो। कौन क्या कर रहा है उसको देखो और सही आदमी का सपोर्ट करो। तो आज इतना ही। जय हिंद।